Hey guys, hi everyone. क्या हाल चाल है? कैसे हो? सबके सब मस्त हो, स्वस्थ हो? And I welcome you all to a new chapter, guys. क्या शानदार चैप्टर है, guys. And you guys are gonna enjoy every moment of that chapter, guys. बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को. तो सब लोग दोस्तों अपने अस्त्र शस्त्र निकाल के तैयार हो जाओ, guys. एग्रीकल्चरल इनकम इज द नेम ऑफ द चैप्टर, गाइस. एंड ये चैप्टर आप लोगों को बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है. और इसी चैप्टर में दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कवर अप कर लेंगे, गाइस. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट गोइंग, गाइस. एक बार स्टार्ट करते हैं. गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, गाइस. आज हमें मोटिवेट करने के लिए हैं द किंग ऑफ बॉलीवुड, गाइस, मिस्टर शाहरुख खान. हाँ जी गाइस. और कहते हैं देयर इज ओनली वन रिलीजन इन द वर्ल्ड एंड दैट इज हार्ड वर्क. कितनी शानदार बात कही है कि जात धर्म से बढ़कर आपका कर्म है. और जो आप अपना कर्म अच्छे से कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, शिद्दत से कर रहे हैं, तो ऊपर वाला, चाहे उसका नाम भगवान हो या अल्लाह हो, जीसस हो या गुरु ग्रंथ साहिब हो, वो आपकी जरूर मदद करने के लिए उतरेंगे. वो आपको किसी ना किसी रूप में, यू विल ऑलवेज फाइंड देम बाय योर साइड. कोई ना कोई बुरी चीज से वो आपको बचाएंगे, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे. एंड दे विल मेक श्योर दैट द वन हु इज रियली वर्किंग हार्ड विद नो फॉर्म ऑफ जेलेसी फॉर अनदर, जहां आप दूसरे का बुरा चाहो वहां आपका अच्छा हो ही नहीं सकता. तो इट इज वेरी सिंपल. कीप इट सिंपल. मेहनत करो, आगे बढ़ो दोस्तों. एंड उस मेहनत के साथ साथ अपने ऊपर विश्वास रखो, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखो, माँ बाप के आशीर्वाद पे विश्वास रखो, लेकिन अपने धर्म से ऊपर अपना कर्म रखो, है ना. बहुत बहुत ही शानदार बात कही है दोस्तों हमारे शाहरुख खान साहब ने. बहुत ही छोटी सी लाइन बोली लेकिन बिल्कुल दिल को कनेक्ट करती है. तो क्या दोस्तों आप लोग तैयार हैं अपने कर्म को ऊपर रखने के लिए अपने धर्म से? क्योंकि आपका धर्म ही आपका कर्म होना चाहिए. नाम में क्या रखा है भाई? नाम में मैं राठी, शर्मा, खान, जोसेफ या सिंह हो जाऊं दोस्तों, अगर मैं सामने वाले के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करूं तो मैं अच्छा इंसान नहीं हूं. उससे धर्म का कोई लेना देना नहीं, है ना. तो सामने वाले को आपके साथ कंफर्टेबल फील होना चाहिए, सिक्योर फील होना चाहिए. दैट इज व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, है ना. तभी जिंदगी अच्छी लगती है, जब आप और सामने वाला दोनों मिलकर हंसे, दोनों मिलकर मुस्कुराए, एक दूसरे के साथ रहे. हाँ जी गाइस, चलो जी. विद दैट लिटिल मोटिवेशन गाइस, with that little motivation and a small deep thought into our mind and heart, let's get going with agricultural income. अच्छा दोस्तों, आप लोगों को पता है ना कि एग्रीकल्चरल इनकम तो सर किसी भी हेड में नहीं जोड़ी जाती. इनफैक्ट हम लोगों ने ये पहले वाले चैप्टर्स में भी देखा था कि भाई एग्रीकल्चरल इनकम पर हमारी केंद्र सरकार टैक्स नहीं ले सकती. हाँ या ना, क्योंकि एंट्री नंबर 82 ऑफ 7th शेड्यूल, याद आ रहा है, यूनियन लिस्ट नंबर 1 में क्या लिखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस लगा सकती है ऑन ऑल इनकम्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम. इसीलिए सरकार ने एग्रीकल्चरल इनकम को माफ कर दिया सेक्शन 2 क्लॉज 1A में. हाउएवर दोस्तों, सरकार ने क्या बुद्धू बनाया भाई साहब, मजा आ गया. सरकार ऐसा बुद्धू बना के चली गई, लोगों का पता भी नहीं चला लोगों ने कब एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स दे दिया. और वो कहानी मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगा गाइस. तो लेट्स गेट गोइंग. कहते हैं एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 10(1). कॉन्सिक्वेंटली इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल. तो ध्यान से देखिएगा, एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया को माफ किया गया, लेकिन अगर एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया है तो इन दैट केस उसे माफ करने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं है. इस चीज का ध्यान दीजिएगा. मगर इस चीज का भी आपको और ध्यान देना पड़ता है गाइस कि अगर आउटसाइड इंडिया की एग्रीकल्चरल इनकम है तो उसमें जो रेसिपिएंट है ऑफ इनकम, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस भी मैटर करेगा. तो क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर ही टोटल इनकम निकाली जाती है. दिस इज व्हाट यू एंड आई नो. आ जाओ भाई, एग्रीकल्चरल इनकम सेक्शन 2(1)(a). एग्रीकल्चरल इनकम सरकार ने एक्सक्लूसिव डेफिनेशन दी. सरकार ने कहा 4 पॉइंट्स ही एग्रीकल्चरल इनकम में आएंगे. एनीथिंग व्हिच डज नॉट फॉल इन दीज 4 कैटेगरीज इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम. इनमें से ये 4 कैटेगरीज के अलावा अगर कोई भी चीज और है तो वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्सेबल किया जाएगा. एनीवन हु कैन लेट मी नो into the chat box, we have quite a few friends today,
तो मेरे को बताइए, अगर मैंने कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करी विच डज नॉट फॉल अंडर सेक्शन 21A, मतलब वो एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आती है। ऑलराइट गाइस, लेट्स से दोस्तों आई हैव एन एग्रीकल्चरल लैंड जो कि मैंने रेंट पे दी, और जो टेनेंट है उसमें तंबू शंबू लगा के वहां फंक्शन करवाता है, शादी करवाता है, तो जो मुझे रेंट मिला क्या उसे एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा? आई हैव अ बिग पीस ऑफ लैंड, मैंने उसे रेंट आउट करता हूं, लेकिन द रेसिपिएंट जो टेनेंट है उस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं करता है, उस पर तंबू शंबू लगाकर दोस्तों वो क्या करता है, वो मेरे को दोस्तों उस पर रेंट देता है। तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस, विल दैट बी कंसिडर्ड टू बी एग्रीकल्चरल इनकम? द आंसर टू विच इज नो। तो अंडर विच हेड विल दैट बी मेड टैक्सेबल? कौन से हेड में वो से टैक्सेबल किया जाएगा? एनीबडी? एनीबडी गाइस? एग्रीकल्चरल पर्पस होना चाहिए, बिल्कुल सही। इट विल बी टैक्सेबल सर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वेल डन, वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। हाउएवर दोस्तों, अगर कोई बिजनेसमैन है और वो एग्रीकल्चरल इनकम करता है, तो एग्रीकल्चरल इनकम इवन दो इट इज नॉट लायबल टू टैक्स, ध्यान रखिएगा उसकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम विल बी डन इन सच अ फैशन एज इफ ही इज डूइंग अ बिजनेस एक्टिविटी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेट्स से अगर मैं खेती बाड़ी की इनकम कर रहा हूं, मेरी और कोई इनकम है नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उस इनकम पर टैक्स दूंगा, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम तो कंप्यूट करी जाएगी। और इनकम कैसे कंप्यूट करी जाएगी? कि जब मैंने खेती बाड़ी का सामान बेचा, बेचने पे जितना पैसा मिला दैट इज नोन एज सेल्स। उसमें से मेरे जितने परचेज थे, जितने मेरे एक्सपेंस थे, जो मेरी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन था, वो सब माइनस करने के बाद जो मेरे नेट प्रॉफिट आया, तो एग्रीकल्चरल इनकम इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ दोस्तों पीजीबीपी चैप्टर ओनली, बट बिकॉज इट्स टैक्स ट्रीटमेंट इज एंटायरली डिफरेंट, मैंने उसको एक अलग चैप्टर में डाल दिया है। तो अगर मैं खेतीबाड़ी का ही काम कर रहा हूं दोस्तों, मैं आलू उगाकर आलू बेचता हूं, तो क्या मेरा बिजनेस ही है ना आफ्टर ऑल? ये तो भाई आई मैन्युफैक्चर, आई प्रोड्यूस पोटैटोज एंड आई सेल देम इन द मार्केट। तो आप लोग मेरी एग्रीकल्चरल इनकम कैसे निकालेंगे? एज इफ आई एम अ नॉर्मल बिजनेसमैन, क्रेडिट साइड में मेरी सारी इनकम आएगी, डेबिट साइड में मेरे सारे खर्चे आएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऑलराइट गाइस, तो कई बार बच्चे हमेशा ये सोचते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम आईएफओएस में ही आएगा। इट इज नॉट दैट ट्रू। अगर मेरा काम ही उस चीज का है तो वो एग्रीकल्चरल इनकम पीजीबीपी चैप्टर में भी आ सकती है। हाउएवर पीजीबीपी चैप्टर में हम उसे टैक्सेबल नहीं करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो इधर देखिएगा, एग्रीकल्चरल इनकम, एनी रेंट डिराइव फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। जैसा कि मैंने बताया, अगर मेरे पास कोई जमीन थी जिसे मैंने रेंट आउट किया and the tenant is using the land for agricultural purposes, in that scenario, in that case दोस्तों, जो दोस्तों आपका ये रेंट होगा, जो आपका ये रेंट होगा, वो क्या माना जाएगा दोस्तों? that will be considered to be AI, agricultural income. Any rent derived from such land by agriculture or any process by cultivator, cultivator का नाम आसान में बोलूं तो farmer, or receiver of rent in kind which render the produce fit for the market. तो सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला गया? एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर और एनी प्रोसेस बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड व्हिच रेंडर द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट। मतलब आपने एक्चुअल में सेकंड पॉइंट में दे आर टॉकिंग अबाउट खेती बाड़ी। अगर आपने खेती बाड़ी करी है दोस्तों, एनी प्रोसेस बाय कल्टीवेटर एज लॉन्ग एज यू डू नॉट ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे दोस्तों आपने टमाटर उगाए, वहां तक तो एग्रीकल्चरल इनकम है, लेकिन अगर आपने टमाटर को फर्दर प्रोसेस करके केचप बना दिया, सॉस बना दिया, और आप मार्केट में आप सॉस बेचते हो, तो क्या आप मार्केट में, लेट्स से सान्या, लिखिता, शीतल, शिल्पा, सुजल, आप जब मार्केट में जाते हो केचप खरीदने के लिए, सॉस खरीदने के लिए, तो आप क्या ऐसे बोलते हो, अरे वो पिचके हुए टमाटर थोड़े से मीठे मीठे वाले देना भैया? आप क्या ऐसे बोलते? क्या पागल हो गया क्या? क्या पिचके हुए टमाटर? यहाँ टमाटर नहीं मिलते। अरे केचप की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, यहां से 2 गली छोड़ के ना मेंटल हॉस्पिटल है, एक बार जाके, ये केचप तो दे रहे हैं, एक बार जाके वहां चेकअप भी करा लेना अपना। हाँ जी गाइस, क्या डू यू डू लाइक दैट पिचके हुए टमाटर? नहीं ना। तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस दोस्तों, एनी रेंट, अगर आपको कोई इनकम डिराइव होती है, एज लॉन्ग एज यू डू नॉट ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम में ही आएगी। नेक्स्ट, एनी इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस। दोस्तों अगर कोई फार्म हाउस, मतलब दोस्तों आपका जो
फार्म है जहां पर आप खेती बाड़ी करते हैं, अगर उससे कोई भी इनकम होती है तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम में आएगी, एज लॉन्ग एज इट रिलेट्स टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. इट इज एज सिंपल एज दैट. नेक्स्ट, any income derived from saplings or seedlings grown in a nursery. नर्सरी क्या होता है? हाँ सर, एलकेजी से पहले वाली सर, जिसमें बच्चे सबसे पहले जाते हैं, वहां जाके खूब रोते हैं, हमें मम्मी घर जाना है मम्मी. नर्सरी में स्कूल की नर्सरी की बात नहीं कर रहा हूं, नर्सरी जहां पर पेड़ पौधे बेचे जाते हैं. राठी जी, अच्छा हाँ, हम अपने घर से भी बाहर निकलते हैं तो लेफ्ट में एक नर्सरी आती है, वहां पेड़ पौधे रहते हैं. समझ गए? तो वहां पर अगर जाकर आपने पेड़ पौधे खरीदे, अगर आपने पेड़ पौधे खरीदे दोस्तों, तो इन दैट सिनेरियो जो पेड़ पौधे बेच रहा है उसके लिए जो इनकम हुई, दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड टू बी एन एग्रीकल्चरल इनकम. तो दे दीज आर 4 एक्सक्लूसिव पॉइंट्स जो एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन में आते हैं. पहला, एनी रेंट डिराइव्ड फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, बी इट एन अर्बन लैंड और एन रूरल लैंड. कई बार बच्चों को क्या लगता है, एग्रीकल्चरल लैंड सुनते ही उनके दिमाग में सिर्फ रूरल 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 करते रहते हैं. अरे रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बेचने पे कैपिटल गेन्स चैप्टर नहीं आता, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचने पे कैपिटल गेन्स चैप्टर आ जाता है. हाउएवर इन केस ऑफ रेंट फ्रॉम सच लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, तो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के केस में वो रूरल भी हो सकती है, अर्बन भी हो सकती है. ऑलराइट. नेक्स्ट, अगर आप दोस्तों कोई खेती बाड़ी कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू डू नॉट ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, एनी इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस या एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी, ये आपका क्या माना जाएगा? दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी एआई एग्रीकल्चरल इनकम. सो व्हाट ऑल केसेस फॉल अंडर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम? सिंपल सी बात बोलूं, एनीथिंग व्हिच इज अदर देन द अबव 4 पॉइंट्स इज नॉन एग्रीकल्चरल. The following income are non-agricultural income. कहते हैं income from land used for storing agricultural produce. Income from land used for storing agricultural produce, guys. अगर दोस्तों it's more like a warehouse type thing, जहां पर आप खेती बाड़ी का सामान रख रहे हैं and you are charging rent from the person to store your product. Dividend from a company engaged in agriculture. अगर आपने agricultural company के एग्रीकल्चरल कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया और वहां से डिविडेंड मिला. नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन अरियर्स ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड. अब दोस्तों आपने, लेट्स से दोस्तों मैंने शीतल को अपनी एग्रीकल्चरल लैंड रेंट पे दी, तो वो जो रेंट मेरे को पे करेगी दोस्तों, वो मेरे लिए क्या है? व्हाट इज दैट? दैट इज माय एग्रीकल्चरल इनकम. हाउएवर शी डिलेड इन मेकिंग पेमेंट ऑफ रेंट, बिकॉज ऑफ व्हिच मतलब देयरफॉर शी हैड टू पे मी इंटरेस्ट along with the rent. तो रेंट तो टैक्सेबल नहीं होगा, क्या इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा? हाँ जी, इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. या इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, ब्रिक मेकिंग एटसेट्रा, ये सब नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में कंसिडर किया जाएगा. तो 1 2 3 4 ये आपके लिए दोस्तों टैक्सेबल कर दिया जाएगा. Which of the following income is an agricultural income? Rent received from land used for marriage functions? No. Interest received on bonds issued by an agricultural company? No. Income on sale of agricultural produce cultivated on a piece of land in Sri Lanka? No. Income from saplings grown in a nursery? Yes. D is the correct answer, guys. D is the scenario. D is the correct answer. तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने क्या बताया? एग्रीकल्चरल इनकम आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा. इट इज exempt अंडर सेक्शन 10(1) एंड एग्रीकल्चरल इनकम को डिफाइन किया गया दोस्तों सेक्शन 2 क्लॉज 1A में, जहां पर बोला गया दोस्तों that there are 4 things which are considered to be AI agricultural income. Any rent derived from land situated in India and used for agricultural purposes, or any income derived from such land by agriculture, or any process by cultivator or receiver of rent in kind which render the produce fit for the market, or any income from a farmhouse, then any income derived from saplings or seedlings grown in a nursery. ये आपके 4 पॉइंट्स हैं, इनका ध्यान रखना होगा. आ जाओ भाई, इनकम विच इज पार्टली एग्रीकल्चरल एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल. तो सरकार ने क्या बोला भाई साहब, अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हो और आपने आलू उगाए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा दोस्तों, आलू उगाए और आपने उस आलू को मार्केट में बेचा नहीं, आपने अपने आलू कहां ले गए? अपनी फैक्ट्री में ले गए और आलू से आपने चिप्स बना दिए और मार्केट में आप चिप्स बेच रहे हो.
तो क्या चिप्स एग्रीकल्चरल इनकम है? द आंसर टू विच इज नो, चिप्स इज नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, देयरफॉर नो एग्रीकल्चरल इनकम. नाउ इन दिस सिनेरियो, नाउ इन दिस केस, एवरीबॉडी हैज टू थिंक एंड आंसर मी. अगर मैं आपका होस्ट और दोस्त श्री राठी, द फार्मर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं यहां पर फार्मर हूं, मैं अपना ही एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, गाइस, जो मेरा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है दोस्तों, एपी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो कि क्या है दोस्तों? पोटैटो. पोटैटो. हाँ जी गाइस, मैं इसको क्या कर रहा हूं? मैं इसे मार्केट में नहीं बेच रहा हूं, मैं इसे श्री राठी द फैक्ट्री वाले को दे रहा हूं. श्री राठी द फैक्ट्री वाले को दे रहा हूं. श्री राठी द फैक्ट्री वाला इसे क्या करता है दोस्तों? इसे प्रोसेस करता है, इसे प्रोसेस करता है और मार्केट में जाके क्या बेचता है दोस्तों? चिप्स बेचता हूं. तो सरकार ने कहा भैया चिप्स तो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, चिप्स तो NAI, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम की कैटेगरी में आएगी, बिकॉज ये अब आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस प्रोसेस हो गया है. यू हैव ऑल्टर्ड द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. लेकिन सरकार ने यह भी कहा कि राठी जी, जब तक आप किसान थे, देखो नॉर्मली अगर मेरा खेत नहीं होता, मैं आलू नहीं उगा रहा होता, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर मेरा खेत नहीं होता, मैं आलू नहीं उगा रहा होता, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, क्या फैक्ट्री वाले को चिप्स बनाने के लिए किसी और से भी तो खरीदना पड़ता ना भाई. चिप्स जादू से तो नहीं बनता. लेट्स से मेरे को, अगर इफ आई एम नॉट द फार्मर, तो मेरे को किसी इंसान से तो खरीदना पड़ता. लेट्स से हमारे साथ चैट बॉक्स में दोस्त है लिखिता, तो लिखिता से मैं परचेज करता पोटैटो एंड फिर उसे आगे प्रोसेस करता ना. आफ्टर ऑल, इफ आई एम नॉट द फार्मर बाय माई सेल्फ, आई डोंट हैव एनी एग्रीकल्चरल लैंड जिस पर मैं आलू उगा रहा हूं, लेकिन मेरे पास फैक्ट्री है जिसमें मैं चिप्स बना रहा हूं, तो आलू मेरे लिए इट इज मोर लाइक अ रॉ मटेरियल. तो सरकार ने कहा, जब अगर आप मार्केट से भी खरीदते, तो आप मार्केट वाले से, जिससे भी खरीदते, आप उसे भी तो पैसा देते एट द मार्केट वैल्यू. भाई जो भी आज आलू का मार्केट में दाम चल रहा है, आप उसे भी तो मार्केट वैल्यू की प्राइस देते. तो ऐसा मानो कि श्री राठी द फार्मर, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, श्री राठी द फार्मर इज सेलिंग पोटैटोस टू श्री राठी द फैक्ट्री वाला. तो इन दिस सिनेरियो, द फैक्ट्री वाला दोस्तों will make me the payment of the potatoes, जो उसके लिए रॉ मटेरियल है, मेरे लिए फार्मर के लिए सेल वैल्यू है. तो कहते हैं यहां पर पोटैटोस को बेचा जा रहा हो, पोटैटोस की मार्केट वैल्यू ये फार्मर के लिए सेल वैल्यू बनेगी, एंड फैक्ट्री वाले के लिए दोस्तों कॉस्ट बन जाएगी ऑफ द रॉ मटेरियल. परचेजेस जिसे बोलते हैं. तो where an assessee is carrying on both operations, that is agricultural as well as non-agricultural, then assessee is liable to pay tax on non-agricultural income. While computing non-agricultural income, the market value of agricultural produce shall be deducted. Market value of agricultural produce deduct हो जाएगा, and no further deduction shall be made in respect of any expenditure. आप और कोई खर्चे माइनस नहीं करेंगे. ऑलराइट गाइस, सिंपल सा पॉइंट है दोस्तों, बहुत कोई, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई ट्रिकी पॉइंट है, बड़ा लॉजिकल पॉइंट है कि अगर फैक्ट्री वाला अपने ही एग्रीकल्चरल लैंड से रॉ मटेरियल ले रहा है, तो उसके लिए उसकी परचेज प्राइस क्या होगी, और जो दोस्तों किसान है वो भी तो बेच ही रहा है दोस्तों. तो आफ्टर ऑल सरकार ने यही बोला कि श्री राठी द फार्मर सेलिंग टू श्री राठी द फैक्ट्री वाला एट मार्केट वैल्यू. तो द मार्केट वैल्यू विल बिकम द सेल वैल्यू फॉर द फार्मर टू कंप्यूट द एग्रीकल्चरल इनकम, and such market value will become the cost for the factory wala when they try to compute income from chips. तो चिप्स की सेल वैल्यू में से लेट्स से दोस्तों चिप्स की सेल वैल्यू 1 लाख की है, ये मार्केट वैल्यू है 80,000 की, और फार्मर ने अपनी कॉस्ट लगाई थी 55,000 की. तो एग्रीकल्चरल इनकम कितनी हुई गाइस? व्हाट इज द एग्रीकल्चरल इनकम? इट इज 80,000 द सेल वैल्यू माइनस 55,000 द कॉस्ट फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एंड यहां पर 25,000 की आपकी एग्रीकल्चरल इनकम आ गई. एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितनी आई? NAI, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितनी आई? 1 लाख का बेचा है, माइनस मार्केट वैल्यू 80,000 आपकी कॉस्ट बन गई, तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 20,000 आ गई. अब बताओ भाई, आफ्टर ऑल नॉर्मली देखो दोस्तों, तो मैंने 55 लाख का खरीद कर 1 लाख रुपए का बेचा ही है ना, तो मेरे को 45,000 का फायदा हुआ. लेकिन मैंने जो 55,000 का खरीदा था, वो तो मैंने दोस्तों बीज वगैरह खरीदे थे एज अ फार्मर,
और जो 1 लाख का बेचा उसमें मैं फैक्ट्री वाला बन गया हूं। तो सरकार ने कहा बीच का ये जो प्रोसेस हुआ ना, जब फार्मर से फैक्ट्री वाले पर गया तो उस दिन की मार्केट वैल्यू देखो, और जो मार्केट वैल्यू निकलेगी वो बनेगी सेल वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ फार्मर एंड कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ फैक्ट्री वाला। For example, ABC Limited grows potatoes and further processes it to sell them as wafers, chips की तरह बेचता है। This will lead to composite income, इससे composite income होगी। Now this composite income has to be disintegrated, disintegrated मतलब distinguish करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा into agricultural and non-agricultural income, and for that purpose the market value of agricultural produce shall be deducted from composite income to reach at non-agricultural income। मार्केट वैल्यू को माइनस करेंगे जिससे हम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पर पहुंचे। आ जाओ भाई, डिसइंटीग्रेशन ऑफ इनकम गाइस इन स्पेसिफिक कंपोजिट स्कीम। यहां पर दोस्तों स्पेसिफिक परसेंटेजेस हैं and you will have to remember it from examinations POB, you will have to remember it guys। the disintegration of income in specific composite scheme, agricultural income, non agricultural income। चाय का काम कर रहे हो, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी कर रहे हैं दोस्तों तो 60% आपका एग्रीकल्चरल इनकम है, 40% नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो सरकार ने क्या बोला, कंप्यूट एज इफ यू आर फॉलिंग अंडर द हेड पीजीबीपी। जैसा आप बिजनेस प्रोफेशन करते हो, क्रेडिट साइड में अपनी सारी इनकम दिखाइए ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड में सारे खर्चे दिखाइए, अपना डेप्रिसिएशन दिखाइए, पूरा पीजीबीपी तरीके की पीजीबीपी चैप्टर के तरीके से अपनी इनकम निकालिए, और जो नेट प्रॉफिट आएगा उसे इन दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए 60:40, 60% बीइंग एग्रीकल्चरल इनकम, 40% बीइंग नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी ओनली क्योर्ड। Income from growing and manufacturing of coffee only cured, 75% agricultural income and 25% non-agricultural income। क्योरिंग तक का प्रोसेस है दोस्तों। कॉफी में बीन्स होते हैं, उसको क्योरिंग करते हैं। तो कहते हैं अगर क्योरिंग तक का प्रोसेस है फिर आप उसे आगे बेच देते हैं, आपका और आगे का काम नहीं है, मतलब आप रोस्टिंग एंड ग्राउंडिंग नहीं करते हैं, तो 75% विल बी एग्रीकल्चरल इनकम, 25% विल बी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, बट उसके साथ साथ क्या करते हैं, क्योरिंग, रोस्टिंग एंड ग्राउंडिंग। आप क्योरिंग का प्रोसेस भी करते हैं, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड आपके कॉफी बीन्स हैं। तो इन दैट केस सेम एज टी, 60% एग्रीकल्चरल इनकम, 40% नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। एंड लास्ट, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, 65 and 35, 65 and 35। तो ये आपके दोस्तों एग्रीकल्चरल इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, 60-40, 75-25, 60-40 एंड 65-35। ये दिस इज व्हाट यू विल हैव टू रिकॉल, रिमेंबर गाइस। अगर आप रिमेंबर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अबव बिजनेस शैल बी कंप्यूटेड अंडर हेड पीजीबीपी एज इफ एंटायर बिजनेस इज नॉन एग्रीकल्चरल बिजनेस। Income from above business shall be computed under head PGBP as if entire business is non-agricultural business। मतलब वही ट्रेडिंग पीएनएल आप वैसे ही निकालिएगा, और जो फाइनल नेट प्रॉफिट निकले उसका 40%, 25, 35% एज द केस में भी, उसको आप टैक्सेबल इनकम, बिजनेस इनकम मानिएगा, पीजीबीपी इनकम मानिएगा, जो आपका टैक्सेबल होगा, जिस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये स्लैब रेट में चला जाएगा। ये कहां चला जाएगा दोस्तों, स्लैब रेट में चला जाएगा। तो जैसे आप नॉर्मल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना दोस्तों, वैसे ही उन्होंने कहा है, बिल्कुल वैसे ही करिए। आपके क्रेडिट साइड में आप अपना लिखिए टू सेल्स, आपका जो अमाउंट आएगा बेचने पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, यहां पर टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैं एक ही बार में लिख रहा हूं दोस्तों, टू डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें उन्होंने सब कहा है, सारे अपने खर्चे माइनस करिए। और फाइनली जो आपका यहां पर नेट प्रॉफिट आएगा ना, टू एनपी, नेट प्रॉफिट और द नेट लॉस एज द केस में बी। कई बार दोस्तों क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए, जैसे यहां पर दिया है दोस्तों नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए, तो आप अपनी पीजीबीपी इनकम, जब पांचों हेड की इनकम निकालोगे तो पीजीबीपी में कितना निकालोगे। अगर मान के चले कि ये चाय का काम कर रहा है, तो चाय का काम कर रहा है, टी का काम कर रहा है, तो पीजीबीपी इनकम में इट विल बी 1 लाख इंटू 40%, 40,000 रुपीज। ऑलराइट गाइस, आप पीजीबीपी इनकम में कितना दिखाएंगे, 40,000।
सेकेंड सिनेरियो गाइस, सेकेंड केस दोस्तों, अगर आपका 1 लाख रुपए का नेट लॉस आता है, टू नेट लॉस, या चलो 2 लाख रुपए ले लेते हैं, 2 लाख रुपए का अगर आपका नेट लॉस आता है, तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस गाइस, आई वुड वांट यू गाइस टू हेल्प मी आउट। ये जो 2 लाख रुपए का आपका, ये जो 2 लाख रुपए का नेट लॉस है, इसका इसका दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसका क्या थॉट प्रोसेस है गाइस? हाँ जी, सरकार ने कहा देखो भैया 2 लाख का नेट लॉस है, तो जो भी पीजीबीपी में, पीजीबीपी लॉस कितना माना जाएगा जो आप सेट ऑफ कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, जो आप सेट ऑफ कर सकते हो 2 लाख का 40%, 80,000, तो 80,000 आपका बिजनेस लॉस है, 80,000 आपका बिजनेस लॉस है, एंड दिस 80,000 विल बी सेट ऑफ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो ये 80,000 रुपीज आपका नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस हो गया, नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस हो गया। Is everyone clear about it guys? 80,000 आपका क्या हो गया दोस्तों? नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस हो गया। हाँ या ना? आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर कंचन इज इनटू द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितना होगा? हाँ जी गाइस, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। सर रबर में 65% एग्रीकल्चरल इनकम है, हमसे पूछा गया नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, इट विल बी 35%, 35%। अब सर इसे याद कैसे रखें? देखो बच्चे याद तो कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है एग्जाम में, ये भूल जाते हैं कि 60% कौन सा था और 40% कौन सा था, अपन ना ये भूल जाते हैं। ये तो याद है कि चाय में 60-40 करना है, लेकिन ये नहीं पता कि 60% एग्रीकल्चरल इनकम है या 60% नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, तो वहां गड़बड़ कर जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन दिस सिनेरियो, इन द एग्रीकल्चरल इनकम, जो ज्यादा परसेंटेज है वो एग्रीकल्चरल इनकम है, और जो छोटा परसेंटेज है वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। ऑलराइट गाइस, तो ये कंफ्यूजन मत करना दोस्तों, वहां पे भूल मत जाना। आ जाओ भाई। मिस आशिमा हैज डिराइव्ड द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम प्लांटेशन एंड एस्टेट्स ओन्ड बाय हर। इनकम फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन इन दार्जिलिंग। एआई या एनएआई में से एक ही याद रख लो, बिल्कुल सही। अगर एक याद हुआ तो ऑटोमेटिकली दूसरा याद हो जाएगा। एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। चलो भाई मेरे को बताओ दोस्तों, अगर आप रबर प्लांट्स ग्रो कर रहे हो दार्जिलिंग में 3 लाख रुपए, तो ये एग्रीकल्चरल इनकम है या नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है? सर ये दोनों है इन द रेशियो ऑफ 65:35, being 65% being agricultural income, 35% being non-agricultural income. 3 लाख into 0.65, तो 1,95,000 इधर आया and 1,05,000 non-agricultural income में आया। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, सिर्फ क्योरिंग तक का प्रोसेस है, तो 75:25, तो 75,000 and 25,000। उसके बाद इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड इन ऑस्ट्रेलिया। टेंटेडन, आपने काम किया है कॉफी का, ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड इन ऑस्ट्रेलिया। अब बिकॉज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया हुई है, द एंटायर इनकम, इवन दो द सेल कंसिडरेशन वाज रिसीव्ड इन मध्य प्रदेश, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका 2,50,000 रुपीज, 2.5 लाख रुपए कहां पर टैक्सेबल होगा दोस्तों? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन शिमला, शिमला की शानदार चाय। हाँ जी गाइस, 60-40, 2,40,000 इधर आया गाइस और 1,60,000 इधर आया। और लास्ट 60-40 के रेशियो में होगा गाइस, 60:40। इनकम फ्रॉम सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स ग्रोन इन नर्सरी इन उत्तर प्रदेश गाइस, उत्तर प्रदेश में 1,80,000 रुपए, 1,80,000 रुपीज। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस कंप्यूट बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चरल इनकम गाइस। तो एग्रीकल्चरल इनकम और बिजनेस इनकम निकालिए ऑफ मिस आशिमा, फटाफट बताइए। 1,95,000 प्लस 75,000 प्लस 2,40,000 निकल कर आता है एग्रीकल्चरल इनकम 5,10,000 रुपीज। और उसके बाद 1,05,000 रुपीज प्लस 25,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,80,000, 7,20,000। कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है? ओहो सॉरी 180 मैंने कहा लिख दिया, सॉरी गाइस,
1,80,000 सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स ग्रोन इन नर्सरी या एग्रीकल्चरल इनकम है? सॉरी गाइस, हाँ जी गाइस, 6,90,000 इधर आया और 5,40,000 इधर आया। मैं एक बार साइड में हट जाता हूं, गलती से शीतल, मैंने बोला तो एग्रीकल्चरल इनकम, लिख दिया गलती से नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में। हाँ जी गाइस, एनीथिंग ग्रोन इन अ नर्सरी इज एग्रीकल्चरल इनकम गाइस, उसे एग्रीकल्चरल इनकम की कैटेगरी में डाला जाएगा। डन, आ जाओ भाई। ये देखिएगा गाइस, हमारा आंसर 690 एंड 540। नाउ वी हेड ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर गाइस। चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद, लेकिन इस पॉइंट को करने में वी गोना स्पेंड अराउंड 45 मिनट्स, 45 मिनट लगेंगे दोस्तों इस पॉइंट को करने में। और फिर इसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे गाइस, तो आप लोगों को मजा आएगा। 1 घंटा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो यू गाइस विल गेट टू नो ऑन हाउ टू सॉल्व आउट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स गेट गोइंग गाइस। आइए इधर देखिएगा गाइस, एवरीबॉडी, मैं आपका होस्ट दोस्तों यहाँ पर। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लेट्स से सपना हमारे साथ चैट बॉक्स में दोस्त है और मेरी खास दोस्त भी है। ये हमारी दोस्त सपना बना देते हैं। सपना एग्रीकल्चरल इनकम भी करती है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी करती है। एग्रीकल्चरल इनकम लेट्स से सपना की है 4 लाख रुपीस और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम सपना की है 9.5 लाख रुपीस। लेट्स से सपना ओल्ड टैक्स रिजाइम फॉलो करती है एंड ऑफ कोर्स शी इज अ नॉन सीनियर सिटीजन। लेट्स से नॉन सीनियर सिटीजन लिख देता हूं। तो इन दैट केस मोदी जी सपना के पास पहुंचे और सपना से कहते हैं, बेटा इस बार तो खूब मेहनत करी आपने, खूब अच्छा कमाया, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसी मेहनत करते रहना चाहिए। चलो बेटा अब आप साल भी खत्म हो गया, चलो टैक्स दे दो। तो सपना ने बताया, देखिए मोदी जी, जो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है ये तो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(1), तो इस पर तो कोई टैक्स जाता ही नहीं है। मोदी जी ने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, तो मैं 9.5 लाख रुपीस पर आपको टैक्स दे देती हूँ, सही बात है ना। 9.5 लाख रुपीस पर मैं टैक्स दे देती हूँ अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट। लेट्स से क्योंकि ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, मैंने ये नहीं बताया कि कोई स्पेशल रेट की इनकम है, तो अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट में आपको टैक्स दे देती हूँ। फिर है ना मन, अब तो ठीक है ना। कह रहे मोदी जी कह रहे हैं हाँ बिल्कुल भाई साहब, बेटा बात सही है। जब तक इसने टैक्स कंप्यूटेशन चालू किया तो मोदी जी ने कहा, अगर बेटा स्टेप नंबर 1, अगर दोनों पर टैक्स निकालें, मैं मांग नहीं रहा हूं सपना बेटा, मैं बोल नहीं रहा हूं कि आपको दोनों पर टैक्स देना है, लेकिन अगर आपने दोनों कमाई करी है, एक बार जोड़कर देख तो ले कितना टैक्स बनेगा, मेरे को देना मत वो अमाउंट, हाँ है ना। तो मोदी वो कहती है, मोदी जी जब 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 टैक्स देना ही नहीं है तो कैलकुलेट करने का क्या मतलब, मैं बड़ा हूं, मतलब बड़े की बात टाल रही है बेटा। नहीं मोदी जी मेरा इंटेंशन ऐसे नहीं था, मैं पिता स्वरूप हूं तेरे बेटा, पिता नहीं तो दादा मान ले, कुछ भी मान ले, लेकिन मेरी बात टाल रही है। अरे मैं बोल रहा हूं मैं लेकर नहीं जाऊंगा तो विश्वास नहीं है क्या? हाँ नहीं तो। मोदी जी ने एक आंसू गिराया नहीं कि हमारी सपना बिल्कुल भावुक हो गई। मोदी जी कहते अरे ठीक है मोदी जी, अब आप इतना राय से रोइए मत। तो कहती टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। एक बार उन्होंने कहा मैं वैसे टैक्स लूंगा नहीं, और कह रहे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मत लगाना अभी। कहते हैं टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम 4 लाख प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 9.5 लाख। तो ही इज आस्किंग यू टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑन 13.5 लाख। 13.5 लाख पर टैक्स लायबिलिटी निकालिए गाइस, 13.5 लाख पर टैक्स लायबिलिटी निकालिए अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रिजाइम गाइस। तो इसका टैक्स निकल कर आता है 2,17,500 रुपीज। तो मोदी जी ने कहा देखो बेटा आपका टैक्स 13,50,000 रुपए पर 2,17,500 आता है, लेकिन मोदी जी कहते हैं देखो ये बात भी उतनी सच है कि 2,17,500 में देयर इज अ टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम ऑल्सो, ऑन विच मैं आपसे वो एग्रीकल्चरल इनकम वाला टैक्स तो ले ही नहीं सकता।
सपना कह रही है हाँ मोदी जी ऑफकोर्स एग्रीकल्चर, मेरे से 2,17,500 मांग मत लेना। अरे बेटा कैसी बातें कर रही है, तेरे से क्यों मांगूंगा। अब मोदी जी ने क्या बोला दोस्तों, स्टेप नंबर 2, अगर मोदी जी कहते हैं, मोदी जी यहां पर ध्यान से देखिए, मोदी जी क्या बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं कि अगर मैं 2,17,500 में से एग्रीकल्चरल इनकम वाला टैक्स हटा दूं तो खुश है ना, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तब तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम वाला तो मेरे को दोगी ना बेटा। अब वो कहती है हाँ मोदी जी मेरे ख्याल से तो सही होना चाहिए। अरे सही होना चाहिए मतलब क्या, देश का प्रधान हूं यार, इतना विश्वास नहीं है मेरे ऊपर। अब फिर मैंने वो सपना ने कहा अरे आप रोइएगा नहीं, आपकी बात सही है, मान लेते हैं। तो मोदी जी ने कहा कि अगर अपन टैक्स निकालें ऑन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो भी है प्लस एग्रीकल्चरल इनकम एज इट दिस इज द टोटल इनकम, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितने की होती है 2.5 लाख रुपीस की इन दिस सिनेरियो, प्लस एग्रीकल्चरल इनकम आपकी कितने की है 4 लाख की, तो टोटल निकल कर आता है 6.5 लाख रुपीस। टोटल कितना निकल कर आता है 6.5 लाख रुपए। Now my question to you guys is that you will have to compute tax on, आपको टैक्स निकालना होगा on what income guys, आपको कौन सी इनकम पे टैक्स निकालना होगा, you will have to compute tax on, फटाफट बताइए एवरीबॉडी, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चरल इनकम 6.5 लाख रुपीस पर टैक्स निकालना होगा। तो मोदी जी ने कहा बेटा 6.5 लाख रुपए पर टैक्स कितना आता है 42,500। सपना ने ये पूछ लिया मोदी जी आपने बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्यों जोड़ी, कहते देखो मैंने बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जोड़ने का एक पर्पस था और ये बेनिफिशियल पर्पस है आपके लिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं द टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्लैब रेट, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम वैसे तो किसी इनकम में नहीं जोड़ी जाती ना, वो किसी हेड में नहीं जोड़ी जाती, तो एग्रीकल्चरल इनकम में से मैं 2.5 लाख की छूट दे दूंगा तो 1.5 लाख पे तो सिर्फ 5% लगेगा, 1.5 लाख का 5% 7,500 रुपए ही आपके एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स माना जाएगा, जो गलत होगा। तो सपना को और विश्वास कंठस्थ हो गया, यार बंदे कितने सही बात बोलते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जोड़ो और टैक्स लायबिलिटी निकालते वक्त बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ही माइनस हो जाएगी, तो हमारी जो एग्रीकल्चरल इनकम होगी दैट विल बी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्लैब रेट, जहां पर रेट ऑफ टैक्स लगता है, जहां पर 5% लगने लग जाता है 2.5 लाख के ऊपर वाली इनकम पे। करे यार भले मानस मोदी जी, आप तो गजब, आप पे विश्वास ना करने का कोई वजह नहीं रह गई मेरे पास। मोदी जी ने कहा देखो स्टेप नंबर 1 में जो हमने टैक्स निकाला, दिस इज टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। स्टेप नंबर 2 में जो टैक्स निकाला, दिस इज टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो जोड़ी और टैक्स लायबिलिटी निकालते वक्त हटा दी। तो इन दिस सिनेरियो अगर मैं स्टेप नंबर 3 में बोलूं स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, तो क्या इज इट सेफ टू से कि मैंने आपकी जो एग्रीकल्चरल इनकम वाला टैक्स है वो मैंने टोटल टैक्स लायबिलिटी में से हटा दिया है, वो मैंने टोटल टैक्स लायबिलिटी में से हटा दिया है, तो अब आपका जो टैक्स बचा वो सिर्फ 1,75,000 बचा, हाँ या ना, हाँ या ना। अब उन्होंने कहा बेटा इसमें आप स्टेप नंबर 4 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दो, HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दो एट द रेट 4%, तो 1,75,000 का 4% 7,000 रुपए ये जोड़ दो आप, और अब आप अपना फाइनल टैक्स मुझे 1,82,000 रुपीज दे दो, है ना दोस्तों। यहां पर मोदी जी ने कोई गलत बात बोल दी क्या भैया, मेरे को बताओ, मोदी जी ने क्या कोई गलत बात बोल दी? द आंसर टू व्हिच इज नो, मोदी जी ने जो बात बोली वो सही बात बोली है, यहां पर अभी तक कोई दिक्कत नहीं। Everyone clear about this point? 1,82,000 rupees is the tax liability जो सपना ने मोदी जी को पे कर दिया। अब शाम को ऐसे बैठे बैठे सोच रही थी, मैं सपना का दोस्त शाम को मिला चाय पर, टपरी पर हम मिले, और मैंने कहा और सपना क्या बात है, क्या सोच में पड़ी हो? अरे यार क्या बता, आज मोदी जी घर पर आए। मैंने कहा क्या बात है, क्या हुई, क्या बात हुई? अरे वो एग्रीकल्चरल इनकम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पता नहीं क्या बोल बाल के समझा पट्टी पढ़ाकर टैक्स ले गए 1,82,000 का। मैंने कहा क्या हुआ मेरे को बताओ, तो उसने बताया देखो राठी जी मेरी इनकम 4 लाख रुपए की एग्रीकल्चरल इनकम है, 9.5 लाख की नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अब उन्होंने वैसे तो बोला कि एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन कुछ 4-5 स्टेप्स बताया, उस चक्कर में वो टैक्स ले गए मेरे से। मैंने कहा क्या हुआ क्या? कहते देखो उन्होंने पहले बोला टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 13.5 लाख रुपए पे टैक्स निकाल दिया मेरा। फिर कहते हैं ये टैक्स मैं लूंगा नहीं, उसमें से उन्होंने एग्रीकल्चरल इनकम वाला टैक्स हटा दिया और बाकी टैक्स लेकर वो चले गए मेरे से।
मुझे 1,82,000 रुपीज का टैक्स देना पड़ा। मैंने कहा बना गए ना बुद्धू, लगा गए ना मुंह में एक छोटी सी लॉलीपॉप। ये दोस्तों अगर मैं उससे क्या बोलता हूं, मैंने कहा देखो प्रैक्टिकली अगर अपन बात करें सपना, तो आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पर ही आपको टैक्स देना चाहिए। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो यू आर सपोज टू पे टैक्स ओनली ऑन द नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, राइट? आपको नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पर ही टैक्स देना है ना, प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो। और 9.5 लाख रुपए पर आपका कितना टैक्स बनता है? व्हाट इज द टैक्स इनकम ऑन दिस 9.5 लाख रुपीज? आपका इस पर कितना टैक्स बनता है? नॉर्मली अगर मैं बात करूं, अगर ये आपके 4 लाख रुपए नहीं होते तो 9.5 लाख रुपए पर अगर आप स्लैब रेट लगाते तो आपका टैक्स कितना बनता है पता है? इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका टैक्स बनता 1,06,600 रुपए। कितना टैक्स बनता दोस्तों? 1,06,600 रुपए आपका टैक्स बनता। एंड आपने कितना टैक्स दिया? 1,82,000 रुपीज। कैन यू एक्चुअली इमेजिन कितना बड़ा बुद्ध बना गए सरकार हमें, कितना बड़ा बुद्ध बना गए सरकार हमें। अब दिमाग में आता है सर व्हाट इफ देयर इज सम स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम आल्सो। let's say Sapna not only earned 9.5 lakh rupees as non-agricultural income जो कि स्लैब रेट वाली है, इसने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A 3 लाख रुपीस के अर्न करे थे। लॉटरी खेली, लॉटरी भी जीत गई 50,000 रुपए की। तो इन दिस सिनेरियो क्या होगा सर? व्हाट इफ वी हैव स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम, और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A करे गए हैं दोस्तों, ये अर्न करे गए थे ऑन गाइस 18th of November 2024, 18/11/2024 को अर्न करे गए थे। तो व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन दीज 3 लाख रुपीज? सर इट इज 12.5% above 1,25,000। और लॉटरी पर फ्लैट रेट लगता है आपका 30%। तो ध्यान रखिएगा, इफ यू हैव एनी स्पेशल इनकम, अगर आपकी कोई भी स्पेशल इनकम होती है तो वो आपके स्टेप नंबर 3 तक कोई भी रोल प्ले नहीं करेगी। स्पेशल इनकम में जब आप टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम वाला देखते हैं, तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आपकी स्लैब रेट वाली ही होनी चाहिए। ये जो आपका जो स्पेशल रेट वाली इनकम है, जो स्पेशल रेट वाली इनकम है दोस्तों, वो आपकी कहां पर फॉल करेगी दोस्तों? दैट इज व्हाट यू आर गोना ऐड। वो आप ऐड करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे आफ्टर स्टेप नंबर 3। तो अगर दोस्तों अदर देन 4 लाख एंड 9.5 लाख रुपीज एज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, अज्यूमिंगली इसी क्वेश्चन में दोस्तों अगर मैं चेंज करूं इंफॉर्मेशन, तो 1,75,000 रुपीज तक कोई चेंज नहीं आएगा। 1,75,000 रुपीज तक चीजें विल बी सेम। उसके बाद आप टैक्स लगाएंगे ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। यहां पर देखिए दोस्तों, मैं यहां पर लिख रहा हूं टैक्स ऑन एलटीसीजी गाइस। कितना है गाइस आपका? 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए माइनस 1,25,000 बचा 1,75,000, उसका 12.5%। तो गाइस 1,75,000 इसका 12.5% निकल कर आता है 21,875। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? एंड दूसरा वाला लॉटरी पर 50,000 का टैक्स ऑन लॉटरी, 50,000 का 30%, 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज। ये आप जोड़ दीजिए तो 1,75,000 प्लस 21,875 प्लस 15,000 रुपए निकल कर आएगा 2,11,875 रुपए। एंड गाइस इसमें आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दीजिए @4%, HEC जोड़ दीजिए @4%, 4% जोड़ेंगे तो निकल कर आएगा 8,475। एंड फाइनल आंसर वुड इन दैट सिनेरियो अराइज एट 2,20,350। So if you have a special rate of income, I'll just move aside. अगर आपकी कोई special rate of income है दोस्तों, तो in that case, in that scenario guys, it will not impact, मेरे पहली बात सुन लो, it will not impact, वो आपका impact नहीं करेगा दोस्तों आपका क्या बोलते हैं the first 3 steps। पहले 3 स्टेप में कोई चेंज नहीं आएगा।
ऑलराइट गाइस, अब एक क्वेश्चन करने के लिए तैयार है मेरे साथ? अब मैं एक क्वेश्चन क्या आप लोगों को दूं एंड देन वील गो ऑन टू द स्टेप्स। हम स्टेप्स पर भी चलेंगे गाइस। ओके, आर यू गाइस रेडी फॉर द चैलेंज क्वेश्चन? एक अच्छा क्वेश्चन है गाइस एंड आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू बी वेरी वेरी अटेंटिव ऑन टू दैट पॉइंट। लेट्स से दोस्तों हमारे साथ चैट बॉक्स में दोस्त है मिस शीतल। मिस शीतल गाइस, she has the following incomes: rent from house property 30,000 rupees per month, interest on saving bank account 50,000 रुपए 50,000 rupees, short term capital gains under section 111A earned on 19th of January 2025, ले लेते हैं 2 लाख रुपीस। एंड एग्रीकल्चरल इनकम AI एग्रीकल्चरल इनकम है आपकी 3,40,000 रुपीस। 3,40,000 रुपीस एग्रीकल्चरल इनकम है आपकी 3,40,000 रुपीस गाइस। आप लोग दोस्तों मेरे लिए टैक्स लायबिलिटी निकाल सकते हैं, अज्यूमिंगली दैट मिस शीतल हैज डिसाइडेड टू फॉलो 115 BAC। उसने डिसाइड किया है कि मैं 115 BAC फॉलो करूंगी। क्या निकाल सकते हैं दोस्तों? फटाफट, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, खुद से ट्राई करो गाइस। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है 30,000 पर मंथ, तो आपने 30,000 इंटू 12 किया 3.6 लाख रुपीस, और उसमें से आपने माइनस किया स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30%। अगर आपको रेंट दिया हुआ है तो यू विल हैव टू कंप्यूट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो 3,60,000 में से 30% अगर आप निकाल के माइनस करते हैं तो आपका निकल कर आता है 2,52,000 रुपीज। 2,52,000। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 50,000 रुपए। 50,000 रुपए का दोस्तों आपने सेविंग बैंक अकाउंट में कराया, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। अच्छा, क्या एक इम्प्लाइड ट्रीटमेंट याद आया? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है, तो क्या आप लोगों ने दोस्तों डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA दिया कि नहीं दिया? सेविंग बैंक अकाउंट की डिडक्शन देते हैं, आपने दिया कि नहीं दिया? ईशान, पूजा, सुजल, तीनों का अलग अलग आंसर आ रहा है। क्या दिया या नहीं दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया दोस्तों? मानवी ने दे दिया। देखो, मानवी ने दे दिया। नहीं दिया क्योंकि 115 BAC फॉलो कर रहे हैं। राठी जी अगर ओल्ड रिजाइन फॉलो कर रहे होते तो डिडक्शन देते। ऑलराइट गाइस, हाँ जी, वेल डन। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अर्न ऑन 19/1/2025 अंडर सेक्शन 111A, इस पर ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, इस पर आपका 20% का रेट ऑफ टैक्स लगेगा। तो इफ आई जस्ट कंप्यूट, एक बार में अगर आपकी वैसे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कंप्यूट करूं तो आपकी 2,52,000 प्लस 50,000 प्लस 2 लाख रुपए आती है, विच इज कमिंग आउट टू बी 5,02,000 रुपीज। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, एक बार के लिए मैं आपका ये कंप्यूट कर रहा हूं, ये मेरा काम बाद में पड़ेगा दोस्तों। अब आते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चरल इनकम 3,40,000 है, तो वी विल स्टार्ट कंप्यूटिंग थ्रू द स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, compute tax on agricultural income plus non-agricultural income, tax on 3.4 lakh rupees plus non-agricultural income। लेकिन non-agricultural income कौन सी लेंगे? the one I am highlighting, जो slab rate वाली आती है, 2,52,000 and 50,000, तो 3,02,000 हुआ टोटल कितना हुआ गाइस? 3,02,000 हुआ इन दिस सिनेरियो। 3.02 लाख, तो टोटल आपका निकल कर आता है 6.42 लाख। 6.42 लाख पर टैक्स निकालिए गाइस। 6,42,000 रुपीज पर टैक्स निकालिए गाइस, तो आपका कितना निकल कर आएगा? एवरीबडी हैज टू कंप्यूट फॉर मी, सबको निकालना पड़ेगा गाइस, खटाखट बताइए एवरीबडी। 6,42,000 पर पहले 3 लाख रुपए माफ, 3,42,000 का आपका 0.5%, 17,100 रुपीज। 17,100। ऑलराइट, फिर आपका स्टेप नंबर 2 क्या आता है? स्टेप नंबर 2 आता है कंप्यूट टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम विच इन दिस सिनेरियो इज 3.4 लाख रुपीज प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट विच इज 3 लाख रुपीज। तो आपका कितना निकल कर आया? 6.4 लाख रुपीज। इस पर आप टैक्स निकालिए, गाइस।
तो 6,40,000 पर टैक्स निकाला तो 3,40,000 इंटू 0.05 17,000 रुपीज आया 17,000 रुपीज। स्टेप नंबर थ्री गाइस, कंप्यूट टैक्स ऑन सॉरी स्टेप नंबर 3 आप यहां पर करेंगे दोस्तों स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 विच इज 100 रुपीज, 100 रुपए। एंड नाउ यहां पर आपको ऐड करना है स्टेप नंबर 4 गाइस, कंप्यूट। यहां पर आपको ऐड करना है टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, अंडर सेक्शन 111A गाइस, वो कितना है 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए, और उसका 20% निकालेंगे गाइस तो निकल कर आएगा 40,000 रुपए। तो अभी कितना आया दोस्तों 40,100। एंड नाउ द पंच पॉइंट गाइस, जो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था, एंड दैट वाज कि सर बिकॉज द नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ मिस शीतल इज लेस देन 7 लाख रुपीज, आपको यहाँ स्टेप नंबर 5 में दोस्तों पहले हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़े, उससे पहले रिबेट देना था। रिबेट अंडर सेक्शन 87A of the tax liability or 25,000 whichever is lower, तो इन दिस सिनेरियो इट इज 25,000। तो आप 40,100 में से 25,000 रुपए माइनस करेंगे तो निकल कर आएगा दोस्तों आपका 15,100। एंड फाइनली यू गोना ऐड स्टेप नंबर 6, यहां पर आप ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4%। तो 15,100 का 4% निकल कर आता है 604 रुपए गाइस, प्लस इक्वल्स टू कर दीजिए तो निकल कर आएगा 15,704 राउंडेड ऑफ टू 15,700। ये फाइनल आंसर है गाइस। पता नहीं कहां तक, सर यहां तक सही आया, आगे का कहां गड़बड़ कर दी, क्या समझ में आया गाइस? लेकिन अपनी गलती को समझ पाए हैं दोस्तों? आर यू एबल टू आइडेंटिफाई वेयर यू गाइस वेंट रॉन्ग? That's the most important thing. If you are able to identify where you went wrong, then फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ guys। Tax treatment of non-agricultural income where the assessee earns agricultural income। सबसे पहला, where non-agricultural income exceeds basic maximum exemption limit not chargeable to tax and agricultural income exceeds 5,000 rupees, then tax shall be calculated by applying the following steps। कहते हैं वेयर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा की थी एंड एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा की थी, तो आपको ये स्टेप्स अप्लाई करने पड़ेंगे। पहला, कैलकुलेट टैक्स ऑन द एग्रीगेट इनकम, कैलकुलेट टैक्स ऑन द एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट इनकम पर आप टैक्स निकालिए, दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स निकालिए, एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स निकालिए गाइस। नेक्स्ट, calculate tax on basic exemption limit, calculate tax on basic exemption limit plus agricultural income as if it is the total income, calculate tax on agricultural income plus basic exemption limit as if this is the total income। फिर आपका स्टेप 3 निकल कर आएगा, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 शैल बी टैक्स पेबल, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 शैल बी टैक्स पेबल। तो यही अपन ने करा था। उसके बाद आया स्टेप नंबर 4, ऐड टैक्स ऑन स्पेशल इनकम लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111A, लॉटरी एटसेट्रा इफ एनी, तो वो आप ऐड करेंगे लास्ट में। अच्छा दोस्तों इधर भी ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, एक चीज और बता रहा हूं जो अभी आपके स्टेप में नहीं लिखी हुई लेकिन वो ऑटोमेटिकली इंप्लाइड है, अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 50 लाख से ज्यादा की हो जाती है, सारी इनकम मिला के, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्लैब रेट वाली सारी इनकम मिला के 50 लाख से ज्यादा की हो जाती है, तो सरचार्ज भी लगाना है। तो स्टेप नंबर 5 में अगर आपकी इफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मतलब द टोटल इनकम, इफ आई से if total income including all income exceed 50 lakh rupees, then you will have to apply surcharge in step number 5। if the total income including all income, जैसे कि इस क्वेश्चन में करवाया था शीतल वाले में, does not exceed 7 lakh rupees in case of default tax regime and 5 lakh rupees in case of optional tax regime, then you will be eligible for rebate under section 87A। but if your income is let's say more than 7 lakhs but up to 50 lakhs or more than 5 lakhs in the old regime but up to 50 lakhs, so neither rebate nor surcharge will be applicable।
अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जो टोटल इनकम है, वो जो टोटल इनकम है अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, वो कितनी हो उस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हो सकता है दोनों ही ना हो। जैसे पहला वाला सिनेरियो था, जो सपना वाला सिनेरियो था, उसमें सपना की इनकम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 9.5 लाख की थी, मतलब रिबेट वाली लिमिट से कम नहीं थी और सरचार्ज वाली लिमिट से ज्यादा नहीं थी, तो हमने ना रिबेट लगाया ना सरचार्ज लगाया। तो कोई रटने वाला नहीं है कि यही लगेगा, ऐसा नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी सिनेरियो, एवरी क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 5 मे चेंज। ऑलराइट, so rebate under section 87A where total income other than agricultural income does not exceed 7 lakh rupees. Under the default regime, 5 lakh in case of optional tax regime. And finally, add health and education step. That is the last step, step number 6. If the agricultural income is only taxed, agricultural income is taxed only for the purpose of computing tax. Otherwise, it is not included in the income of any head. वो किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जोड़ी जाती, ये सिर्फ काम किया जाता है एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो अगर आपको फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में आपको पीजीबीपी के पीएनएल के क्रेडिट साइड में लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा, पीजीबीपी के पीएनएल के क्रेडिट साइड में ये लिखा गया है कि बाय इनकम फ्रॉम सेल ऑफ श्रब्स एंड प्लांट्स इन अ नर्सरी 4 लाख रुपीज। तो आपको पता ही एग्रीकल्चरल इनकम है, आपको पता ही एग्रीकल्चरल इनकम है, इस पर हमें टैक्स नहीं देना है अंडर द हेड पीजीबीपी। तो आप जब एक्चुअल में पीजीबीपी की इनकम निकालोगे, एक्चुअल में पीजीबीपी की इनकम निकालोगे, तो क्योंकि ये अमाउंट 4 लाख रुपए का आपने पीएनएल के क्रेडिट साइड में लिख दिया, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा, इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई इट आप उसे माइनस करोगे। हाउएवर, इस 4 लाख रुपए का सिर्फ माइनस करके ट्रीटमेंट खत्म नहीं होता। एक बार तो हमने पीजीबीपी चैप्टर की इनकम निकालते वक्त 4 लाख रुपए माइनस कर दिए, क्योंकि ये 4 लाख रुपए आपकी किसी भी हेड में नहीं जोड़े जाते। However, at the time of computation of tax liability, ये 4 लाख रुपए क्या फिर से आ जाएंगे आपके सामने? कह रहे हैं आ जाओ, क्योंकि ये 4 लाख रुपए आपकी एग्रीकल्चरल इनकम क्वेश्चन में दी गई है। Will you be asked to apply the steps at the time of computation of tax liability? Tax liability निकालते वक्त ये आपको steps apply करने पड़ेंगे। The answer to which is yes. Everybody understanding what my point is? तो ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप्स कब आपको अप्लाई करने हैं? व्हेन आर यू सपोज टू अप्लाई दी स्टेप्स? वेयर योर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मतलब फर्स्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो कि 2.5 लाख, 3 लाख, ये सुपर सीनियर सिटीजन, अगर सुपर सिटीजन ओल्ड रिजाइन फॉलो कर रहे हैं तो 5 लाख। तो वेयर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं है, एंड एग्रीकल्चरल इनकम 5 लाख नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा की है, एंड एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा की है, तब ये स्टेप्स अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111 एंड कैजुअल इनकम shall not be taken into consideration for the purpose of computation of tax with agricultural income. They shall be dealt separately in step number 4 above। ये देखो, तो पहले 3 स्टेप्स में आपकी स्पेशल इनकम वालों का कोई रोल नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पहले 3 स्टेप्स में आपकी स्पेशल इनकम वालों का कोई रोल नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 4 करिए। क्वेश्चन नंबर 4 करिए, ओवर टू यू। अज्यूम दैट मिस्टर एक्स डज नॉट ऑफर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 बीएससी। मतलब वो ओल्ड रिजाइन फॉलो कर रहे हैं, तो आपका यहां पर क्या आंसर होना चाहिए? हाँ जी गाइस, इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड 2,80,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,50,000 रुपीज। उसके बाद दोस्तों एग्रीकल्चरल इनकम, देखो इसमें 2 सिनेरियो है। कंप्यूटेड टैक्स लायबिलिटी अज्यूमिंग हिज एज इज 45 इयर्स, मतलब नॉन सीनियर सिटीजन, एंड 70 इयर्स मतलब सीनियर सिटीजन। तो चलो 45 इयर्स वाला मैं करवा देता हूं, दूसरा वाला आप करिएगा। पहला वाला कर लिया तो दूसरा वाला तो बहुत ज्यादा आसान होगा, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट दूंगा आपको खुद से करने के लिए। अब यहां पर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ये दोनों तो आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हो गई दोस्तों। टोटल मिलाकर देखूं तो निकल कर आता है 5.3 लाख रुपीज। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन जयपुर एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग एग्रीकल्चरल इनकम। तो क्या आप खर्चे अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हो? बिल्कुल माइनस कर सकते हो। 4,80,000 में से 1,70,000 माइनस हुआ तो आपका एग्रीकल्चरल इनकम निकल कर आता है 3.1 लाख रुपीज।
3.1 लाख रुपीस। नाउ इफ वी हैव टू अप्लाई द स्टेप्स, अगर हमें स्टेप अप्लाई करने हैं तो स्टेप नंबर 1 क्या आता है गाइस? व्हाट इज स्टेप नंबर 1? कंप्यूट टैक्स ऑन दोनों इनकम को मिलाकर 5.3 एंड 3.1 मेक्स इट 8.4 लाख रुपीस पर टैक्स निकालिए गाइस। 3,40,000 इंटू 0.2 प्लस 12,500 80,500। Step number 2 guys, compute tax on basic exemption limit plus agricultural income। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 45 इयर्स की केज में 2.5 लाख होगी, प्लस एग्रीकल्चरल इनकम है 3,10,000, तो निकल कर आता है 5.6 लाख रुपीस। 5.6 लाख रुपीस। तो आप इस पर टैक्स निकालिए दोस्तों 24,500। 24,500। स्टेप नंबर 3 गाइस, स्टेप नंबर 3, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 56,000 ऐड कर दो गाइस, क्योंकि यहां पर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम NAI नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इन केस ऑफ ओल्ड रिजाइम 5 लाख रुपए से कम की नहीं है तो रिबेट नहीं मिलेगी। तो यहां पर डायरेक्टली हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ देंगे @4% गाइस। तो 56,000 का 4%। हाँ जी गाइस, कितना निकल कर आया? 2240 एड इक्वल्स टू 58,240। क्या हमने सारी चीजें सही करी हैं? वील जस्ट चेक इट आउट गाइस। 58,240। अब दोस्तों दूसरा वाला सिनेरियो आप करेंगे, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो क्या आंसर होगा? फटाफट बता दीजिए गाइस, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। 47,840, we'll just check it out। 47,840, well done। चलो जी गाइस, मेरे ख्याल से इसमें आप लोगों को मेरी जरूरत नहीं है। मिस्टर शांतनु, क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छा क्वेश्चन है गाइस, विल डू इट। मिस्टर शांतनु, एज 66 years, non-resident, earned 5,90,000 from growing and manufacturing of tea. He does not wish to offer 115 BSc. Its tax liability shall be। अब इधर देखिएगा दोस्तों, अगर 5.9 लाख की इनकम है तो उसमें से 60% एग्रीकल्चरल है, तो 5,90,000 का 0.6 निकल कर आता है 3,54,000 रुपीज। एंड गाइस 40% आपका निकल कर आता है 40%। 5,90,000 का 40% निकल कर आता है 2,36,000 रुपीज। ये आपका एग्रीकल्चरल इनकम आया, ये आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आया। डू यू नीड टू अप्लाई द स्टेप्स? क्या आपको स्टेप्स अप्लाई करने की जरूरत है? द आंसर टू विच इज नो, बिकॉज आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। When are you supposed to apply the steps? आपको स्टेप्स अप्लाई करने की कब जरूरत होती है दोस्तों? Where नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो और एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा की हो, तभी स्टेप्स अप्लाई करने की जरूरत है। In this scenario, because आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इज लेसर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो यू नीड नॉट अप्लाई फॉर द स्टेप्स। एग्रीकल्चरल इनकम आपकी किसी भी इनकम में नहीं जोड़ी जाएगी, जीरो का टैक्स, और 2,36,000 पर भी जीरो का टैक्स। तो 0 + 0 छोटा जीरो या बड़ा जीरो, जिसे अपन नील बोलेंगे। आइए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, साथ साथ करेंगे। मिस्टर करण, एज 38 years, सबमिट्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। ग्रॉस सैलरी बोला गया 6,40,000 का। कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26 अज्यूमिंग ही डज नॉट ऑफर द प्रोविजंस ऑफ 115 BSc, मतलब ओल्ड रिजाइम फॉलो कर रहा है। तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए एवरीबडी, मैं नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एंड यहां पर एग्रीकल्चरल इनकम निकाल रहा हूं। आपकी सबसे पहले आती है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी कितनी है? ग्रॉस सैलरी कितनी है? 6.4 लाख रुपीस। उसमें से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करिए अंडर सेक्शन 16(1)(a) गाइस, 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करिए, तो आपका निकल कर आएगा दोस्तों 5.9 लाख रुपीस। 5.9 लाख रुपीस। तो ग्रॉस सैलरी का आपने ट्रीटमेंट कर दिया गाइस। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिकॉज द वर्ड इनकम इज यूज्ड गाइस, ये आपका हाउस प्रॉपर्टी वाला टोटल का टोटल 54,000 नॉन एग्रीकल्चरल में जाएगा।
Next, income from growing and manufacturing of coffee only cured and expenditure on growing and manufacturing coffee. तो इन दिस सिनेरियो गाइस, कॉफी वाले केस में पहले तो आप अपने इनकम में से खर्चे माइनस करेंगे गाइस। तो 4 लाख रुपए में से आप 63,000 माइनस करेंगे, विच विल अराइव एट 3,37,000। तो 4 लाख माइनस 63,000, 3 लाख 3.37 लाख 3.37 लाख। और इसको आप कौन से रेशियो में बांटेंगे? इसको आप कौन से रेशियो में बांटेंगे गाइस? This is what you guys are gonna distribute in the ratio of 75:25. 75% being agricultural income, क्योंकि सिर्फ हम ओनली क्योरिंग तक का प्रोसेस कर रहे हैं। तो आपका 3,37,000 इनका 0.75% निकल कर आता है 2,52,750, 2,52,750। और उसमें से आप माइनस करिए 3,37,000 में से 84,250 ये आया। उसके बाद इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस से करी गई इनकम दोस्तों। फार्म हाउस ये आपको कौन सी कैटेगरी में आता है दोस्तों? फार्म हाउस से करी गई इनकम आपको कौन सी कैटेगरी में आता है सर? एग्रीकल्चरल इनकम में। और लास्ट कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, इसकी 80C की डिडक्शन मिलेगी। 1,60,000 है, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 लाख तक की छूट मिलती है हमें। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा गाइस, ये आ गया आपका दोस्तों जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम 5,90,000 प्लस 54,000 प्लस 84,250 निकल कर आता है 7,28,250 एंड नेक्स्ट 2,52,750 प्लस 50,000 रुपए 3,02,750। तो ये आपका आ गया दोस्तों। और इसमें अब आप डिडक्शंस देंगे गाइस, डिडक्शन अंडर सेक्शन गाइस। which section are we gonna apply? Deduction under section 80C guys, and deduction under section 80C is यहाँ पर 1,50,000 की आप डिडक्शन देंगे। तो अगर आपने 7,28,250 में से 1,50,000 की डिडक्शन दे दी, तो ये आपका बचा 5,78,250 एंड ये आपका कितना हो गया 3,02,750। ऑलराइट गाइस, ये हो गया दोस्तों। अब आपसे बोला है टैक्स लायबिलिटी निकालिए। क्या दोस्तों अब आप लोग मेरी टैक्स लायबिलिटी तो निकाल सकते हो? चलो 2 मिनट्स टू यू गाइस, अप्लाई द 5 स्टेप्स एंड कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी। आपको 2 मिनट देता हूं दोस्तों, 2 मिनट्स टू यू गाइस। आप लोग फटाफट दोस्तों कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी। अब मैंने आपको एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दोनों बता दिए, बिकॉज एग्रीकल्चरल इनकम इज मोर देन 5,000 रुपीज एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। आपको 5 स्टेप्स अप्लाई करने पड़ेंगे। यू विल हैव टू अप्लाई दोस 5 स्टेप्स। तो कैन यू डू इट फॉर मी? फटाफट निकालो गाइस, व्हाट इज द इनकम? Sorry, what is the tax liability in this scenario? क्या टैक्स लायबिलिटी निकलेगी इस केस में? लेट मी सी दोस्तों, कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर करेगा? क्या आया गाइस आंसर? 68,280। We'll just check it out. 68,280। अब आप लोग बताओ दोस्तों कैसा लग रहा है? Are you feeling confident into this chapter guys? अपने आप से टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हैं और खटखट पटपट निकाल रहे हैं गाइस। तो आई डोंट थिंक सो आप लोगों को कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। और ये भी बात अच्छी लग रही है दोस्तों मेरे को, सपना की और सौम्या की, मानवी ने राउंड ऑफ नहीं किया। मानवी बेटा राउंड ऑफ करने का ध्यान रखिएगा। आप आधा नंबर यू आर लूजिंग आउट, हाफ मार्क आउट है। व्हेन यू डोंट राउंड ऑफ, आधा नंबर माइनस हो जाता है, हाफ ऑफ मार्क माइनस हो जाता है गाइस। ऑलराइट गाइस, अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर। मेरे को 1 मिनट दीजिएगा गाइस। लेट्स गेट गोइंग गाइस।
करने के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए तैयार? अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लीजिए गाइस। हाँ जी गाइस, ये देखिए बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, तो आई विल टेक यू टू क्वेश्चंस दैट कैन एक्चुअली बी अ लिटिल ट्रिकियर। ओके गाइस, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, ये दिस इज द टाइप ऑफ अ क्वेश्चन जो मैंने अभी आप लोगों को मदद करी। तो नाउ इन दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स विद प्रेजेंटेशन इज व्हाट यू विल हैव टू राइट इट डाउन। वन क्वेश्चन विद प्रेजेंटेशन, देन फिर हम थोड़ा रफ वर्क वाला भी कर सकते हैं टू सॉल्व आउट एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। तो ये मिस सोनिया, एजेड 71 years है। यू विल हैव टू कंप्यूट अ टैक्स लायबिलिटी अज्यूमिंग दैट शी डज नॉट विश टू ऑफर 115 बीएससी, 115 बीएससी फॉलो नहीं करना चाहती है, और ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो लेट मी सी दोस्तों, 5 मिनट के अंदर अंदर कौन इसे सॉल्व आउट करके दिखा पाता है। आपके सामने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, मैं साइड में हट जाता हूं सो दैट आप इजीली इसे कर पाए। आया 52,620, सपना एंड लिखिता। दोस्तों मजा तब आता है जब अकेले हो आंसर्स। अब देखिए, चेक करें सपना लिखिता सही है कि नहीं है। 52,620। अब बताओ दोस्तों, हु वुड हैव इमेजिन्ड कि ये शानदार बच्चे दोस्तों अब अपने आप बड़े हो गए हैं। वो नहीं होता दोस्तों, अब लगता है बच्चे बड़े हो गए हैं, अब अपने आप सारा काम कर सकते हैं। माई 4-year-old डॉटर मायरा, वो अब अपने आप नहाती है, अपने आप कपड़े पहनती है, तो लगती है बड़ी हो गई है भाई, कल को शादी ना हो जाए, ऐसा डर लगता है। हाँ जी गाइस, तो अब वैसी वाली फीलिंग आती है आप लोगों के साथ दोस्तों। बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी अपने आप करते हैं, अब इन्हें मेरी जरूरत नहीं है। यस, आई एम ऑलवेज देयर टू बैक यू अगर आप गलती करें तो। लेकिन दोस्तों मेरे को उतनी ही खुशी मिलती है इस चीज से कि आप लोग अपने आप आंसर करते हैं। द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट विल शूट अप ना, मैं अगर ये कराता तो मैं 2 मिनट बचा लेता, लेकिन वो कॉन्फिडेंस का क्या करते जो नहीं आता। लेकिन यहाँ पर जब कॉन्फिडेंस खुद से आता है, खुद से करते हैं। हाँ जी राठी जी, मजा आ रहा है भैया, अब तो मजा आ रहा है। अब बताओ ना कैसा को, अब बताओ राठी जी अगला क्वेश्चन कौन सा करना है। वो दैट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस गाइस मैं एक्सपेक्ट करूंगा अपने बच्चों से। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, आई विल हेल्प यू आउट इन दिस सिनेरियो। फिर एक क्वेश्चन और दूंगा आप लोगों को। Mr. B grows sugarcane and uses the same for the purpose of manufacturing sugar in his factory. तो शुगर केन ग्रो करते हैं, ध्यान से देखिएगा। शुगर केन मतलब दोस्तों क्या ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है? हाँ जी, शुगर केन इज एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। 30% of the sugar cane produced is sold for 10 lakhs and cost of cultivation of such sugar cane is 5 lakhs. The cost of cultivation of the balance sugar cane 70% is 14 lakhs and the market value of the same is 22 lakhs. After incurring 1.5 lakh rupees in the manufacturing process on the balance sugar cane, the sugar was sold for 25 lakh rupees. Now guys इधर देखिएगा, everybody बहुत सिंपल सा पॉइंट है। यहां पर आप शुगर केन उगा रहे हैं दोस्तों, और उससे आप चीनी बना रहे हैं। नाउ यू आर यूजिंग दैट टू मेक शुगर। तो आर यू चेंजिंग द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस? द आंसर टू व्हिच इज यस, यू आर चेंजिंग द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। फेयर एनफ गाइस, यहां तक तो आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। अब यहां पर आप शुगर केन के फार्मर से शुगर केन के फैक्ट्री वाला बन जाएंगे दोस्तों, और जो मार्केट वैल्यू होगी उसका वो आपके लिए सेल वैल्यू बन जाएगी फॉर द फार्मर, और वही आपके लिए कॉस्ट बन जाएगी दोस्तों फॉर द फैक्ट्री वाला। अब यहां पर इन्होंने क्या किया दोस्तों, इसी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है गाइस। यहां पर क्या किया कि 30%, ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिएगा गाइस, शुगर केन 30% तो आपने बेचा, 30% तो दोस्तों आपने मार्केट में जाके बेचा है। मतलब शुगर केन उगाया और शुगर केन मार्केट में जाके बेच दिया। और कितने का बेचा देखो, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है दोस्तों, 10 लाख का बेचा जिसकी कॉस्ट 5 लाख की थी। इधर देखिएगा, 30% of the sugarcane produce is sold for 10 lakh rupees. The cost of cultivation of such sugarcane is 5 lakh rupees. तो क्या is it safe to say कि 30% से हमें 5 लाख रुपए की इनकम हो गई है? 30% में कहते हैं सेल वैल्यू। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं? एग्रीकल्चरल इनकम। मेरे लिए शुगर केन क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम। तो 30% को तो मैंने 10 लाख का बेचा, और 30% का मेरा कॉस्ट 5 लाख का है, वो मैंने माइनस किया, तो मेरा 5 लाख रुपए की पहली एग्रीकल्चरल इनकम निकल आई। कितने की? 5 लाख की।
उसके बाद जो रिमेनिंग 70% है, रिमेनिंग 70% है, वो मैंने दोस्तों शुगर केन को ट्रांसफर कर दी थी, ट्रांसफर टू फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ शुगर, प्रोडक्शन ऑफ शुगर। तो इन दैट केस दोस्तों जो मार्केट वैल्यू होती है, जो मार्केट वैल्यू होती है दोस्तों, मार्केट वैल्यू होती है वो आपकी सेल वैल्यू बन जाती है फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। तो मार्केट वैल्यू कितने की बोलिए यहाँ पे 22 लाख, अभी दिखाता हूं दोस्तों। मार्केट वैल्यू कितने की बोलिए दोस्तों 22 लाख। एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच शुगर केन ये था, द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द बैलेंस शुगर केन 14 लाख है, जिसकी मार्केट वैल्यू 22 लाख है। तो इन दिस सिनेरियो गाइस जो बैलेंस 70% है, बैलेंस 70% है गाइस, उसकी मार्केट वैल्यू 22 लाख है, मार्केट वैल्यू 22 लाख है। और इसमें से आप माइनस करेंगे, इसमें से आप माइनस करेंगे दोस्तों, 22 लाख में से आप माइनस करेंगे, एवरीबडी 22 लाख में से माइनस कितना किया है दोस्तों, हमारी कॉस्ट 14 लाख, तो आपका बचा 8 लाख रुपए। तो ये दूसरी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है। अब अपन शुगर पर चलते हैं गाइस, अब अपन शुगर पे चलते हैं। शुगर को अपन ने कितने का बेचा है, सेल वैल्यू 25 लाख। देखो मैं अभी दिखाता हूं दोस्तों, शुगर को आपने कितने का बेचा है, कहते हैं आफ्टर इनकरिंग 1.5 लाख रुपीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन द बैलेंस शुगर केन, द शुगर वाज सोल्ड फॉर 25 लाख। तो आपने 25 लाख का शुगर बेचा है गाइस, 25 लाख रुपीज का। यहां पर दोस्तों आपका सेल वैल्यू है 25 लाख रुपीस। ये जो 22 लाख की आपकी मार्केट वैल्यू बनती है, ये यहां पर कॉस्ट बन जाएगी, कॉस्ट 22 लाख। एंड आपका एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में बोले, आपने एक्सपेंसेस करे हैं ऑन मैन्युफैक्चरिंग 1.5 लाख रुपीस, तो आपका 1.5 लाख रुपीस बचा। कितना बचा, 1.5 लाख रुपीस। ये 1.5 लाख रुपीस आपका क्या बन गया दोस्तों, ये 1.5 लाख रुपीस है आपका कॉस्ट ऑफ, मतलब सॉरी इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, NAI, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। क्लियर हुआ दोस्तों एवरीवन? तो इस क्वेश्चन में आपकी एग्रीकल्चरल इनकम कितनी आई, एग्रीकल्चरल इनकम 8 लाख प्लस 5 लाख 13 लाख, 5 लाख ये वाले, 8 लाख रुपए ये वाले, तो 13 लाख की आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है, 13 लाख की एग्रीकल्चरल इनकम। ऑलराइट गाइस एवरीवन, आ जाओ भाई। एग्रीकल्चरल इनकम, ये देखो एग्रीकल्चरल इनकम 13 लाख, नाउ बिजनेस इनकम 1.5 लाख। ये देखो दोस्तों, मतलब मैं बता नहीं सकता PYQ में 2022 का क्वेश्चन ऐसा पूछ कैसे लिया, इतना आसान क्वेश्चन, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन था। देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या पूछने वाले हैं, और आंसर देखोगे तो आपको लगेगा राठी जी एक्चुअल में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया 5 नंबर में। अच्छा, Mr. Kabra is engaged in the business of growing and curing further processing coffee in the state of Karnataka. The whole of coffee grown is in his plantation is cured. सिर्फ क्योरिंग तक का प्रोसेस है, रोस्टिंग ग्राउंडिंग का प्रोसेस नहीं है। तो अभी तक जो मेरे को समझ में आ रहा है भैया, अगर इनकम निकालनी पड़ी तो 75:25। Relevant information pertaining to the year ended 31st March 2025 are given under opening balance of the car as on 1/4/2024, opening balance of the car, फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी। तो ये ओपनिंग बैलेंस आपके ये जो दिए गए हैं ये एसेट है, और एसेट पर आप क्या देंगे गाइस, डेप्रिसिएशन देंगे। क्योंकि अपन तो यही मानते हैं ना भाई, आप बिजनेस प्रोफेशन वाले चैप्टर में आ रहे हैं, आपका काम, काबरा भाई का क्या काम है इन दिस सिनेरियो, ग्रोइंग एंड क्योरिंग कॉफी। तो ये जो एसेट्स हैं, क्या इन पर आप डेप्रिसिएशन देंगे? हाँ जी। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ग्रोइंग कॉफी, एक्सपेंसेस ऑफ क्योरिंग कॉफी, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। एंड सेल वैल्यू ऑफ क्योर्ड कॉफी, ये आपकी सेल वैल्यू हो गई। द कार इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस एंड द मशीन वाज यूज्ड फॉर कॉफी क्योरिंग बिजनेस प्रोसेस। मतलब दोस्तों ये दोनों के दोनों आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं। कंप्यूट इनकम अराइजिंग फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज एंड द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द मशीनरीज, मशीनरी की रिटन डाउन वैल्यू भी बताइए। अब दोस्तों यहां पर क्योंकि इन्होंने कोई अलग से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, क्या ये 3 लाख और ये 15 लाख रुपए पर
ये जो हमारा है इस पर डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज एट द रेट 15%। क्या इस पर डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% चार्ज किया जाएगा? द आंसर टू विच इज यस। अब इधर ध्यान से देखिएगा, 3 लाख पर आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 15%, 45,000। और 15 लाख पर आप कितना परसेंट चार्ज करेंगे? 15%। तो 15 लाख का 15% निकल कर आता है 2.25 लाख। 2.25 लाख ये दोनों आपके और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो अगर आप 22 लाख में से माइनस करें 45,000, माइनस करें 2,25,000, माइनस करें 3,10,000, माइनस करें 3 लाख रुपीस, तो आपकी इनकम कितने की निकल कर आएगी? 13,20,000 रुपीस की इनकम निकल आएगी। नॉर्मल बिजनेस जैसा किया है भैया मैंने, ये मेरी सेल वैल्यू है, ये मेरे पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाएगी, और ये मेरे सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं, ये मेरे डेबिट साइड में जाने वाले हैं, ये मेरे डेबिट साइड में जाने वाले हैं। तो मैंने क्या किया है? मैंने कोई रॉकेट साइंस कराया क्या भैया? मैंने तो एक नॉर्मल बिजनेस प्रोफेशन की इनकम निकाली है, दैट्स इट। मेरे को खर्चे दिए हुए थे, मेरे को एसेट की वैल्यू दी गई थी, मुझे सिर्फ एसेट पर डेप्रिसिएशन निकालना था। और बच्चे घबरा गए कि लाठी जी क्या करना है, हमारे को तो ऐसे एग्रीकल्चरल इनकम का क्वेश्चन बोला ही नहीं गया। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, जो बंदा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहा है वो उसके लिए बिजनेस प्रोफेशन है। तो आप तो ये समझ जाओ कि आप मिस्टर काबरा के अकाउंटेंट हो, और अकाउंटेंट को अगर ये वाली इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो बिजनेस इनकम या दोस्तों एग्रीकल्चरल इनकम फॉर दैट सेक कैसे निकालेगा? तो आपने 13,20,000 निकाला और उसका क्या करा दोस्तों? उसको आपने डिवाइड कर दिया 75:25, 75% being agricultural income and 25% being non-agricultural income, बस। तो 13,20,000 का 0.75 करते हैं तो 9,90,000 रुपीज एग्रीकल्चरल इनकम एंड 3,30,000 रुपीज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अब बताओ, इसमें आपको 5 नंबर मिल गए और पूछा डेप्रिसिएशन बताइए, वो ओपनिंग डब्ल्यूडीबी बताइए। तो भैया 3 लाख में से 45,000 रुपए का आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो 3 लाख में से 45,000 गया तो ये बचा 2.55 लाख, और 15 लाख में से 2.25 लाख गया तो बचा ये कितना? 12.75 लाख। बताओ, ये लो दोस्तों, 255, 12.75। ऑलराइट गाइस, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, खुद से करेंगे। लो भैया, चैप्टर फिनिश, चैप्टर ही फिनिश। अब दोस्तों मैंने मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही करवा दिए अपार्ट फ्रॉम 1 क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 छोड़कर। खैर वो तो बहुत ही ज्यादा आसान है, उसमें कोई आप लोगों को दिक्कत होगी नहीं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। बाकी तो दोस्तों आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप से करेंगे। ये जो इसका क्या बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ना दोस्तों एक केस बेस्ड सिनेरियो है, वो बहुत अच्छा केस बेस्ड सिनेरियो है, ये आप खुद से ट्राई करिएगा दोस्तों, तो मन के जो भी और डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। मन के जो भी और डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे गाइस। तो आज तो बाय गॉड लॉटरी लग गई गाइस, आपकी क्लास 50 मिनट जल्दी छूट रही है। वैसे जनरली 11 बजे तक खत्म करते हैं। सर एक स्मॉल डाउट है, बताओ भाई। मुकुल, आपने एक डाउट भी पूछा था मेरे से व्हाट्सएप पे और उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। आपने जीएसटी अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ डाउट पूछा। वो अमेंडमेंट रिटर्न्स फ्रॉम जीएसटी चैप्टर में जीएसटीआर 1 फाइल करते वक्त आया है और आपने उसे लिंक कर दिया टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर से। तो टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर में 2.5 लाख की लिमिट 1 लाख की नहीं हुई है। जीएसटीआर 1 में जब डिटेल्स भरते हैं वहां कंसोलिडेटेड डिटेल्स भरते हैं, वहां अमेंडमेंट आई है। अगर वही डाउट था तो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। खैर रिटर्न्स अंडर जीएसटी वाले चैप्टर पर जब आप पहुंचोगे तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, अगर इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन रेज योर हैंड, यू आर फ्री टू आस्क मी। बोलो भाई मुकुल भाई। सर जब सेक्शन 10(1) में एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है देन ये लिमिट क्यों आई? कौन सी लिमिट, कौन सी लिमिट, मुझे बताओ कौन सी लिमिट आई बेटा?
ये जो स्टेप्स की बात कर रहे हो आप मुकुल, वो स्टेप्स वाली बात कर रहे हो कि ये स्टेप्स क्यों आए? आर यू टॉकिंग अबाउट दैट? या 75-25 वाली बात कर रहे हो जो यहां पर जैसे कॉफी के केस में हुआ? क्योंकि सरकार का मानना है कि कॉफी का पूरा प्रोसेस एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। मुकुल भाई ध्यान से देखो, घर पे जो चाय पत्ती आती है वो पूरी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है। अगर आप चाय पत्ती की बात कर रहे हो, ग्रीन टी लीव्स जो याद है जो खेतों में तोड़ी जाती है, जो टी गार्डन से निकाली जाती है, टी गार्डन से निकालते हैं, वहां तक तो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। लेकिन उस टी लीव्स को फैक्ट्री में ले जाके प्रोसेस करके घर पे बढ़िया से पैकेट में चाय पत्ती जो घर पर आती है, सरकार ने कहा भैया वो पूरी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। तो सरकार ने उसे पर्टिकुलरली सेग्रीगेट कर दिया। नॉर्मली क्या बोलते हैं दोस्तों कि भैया जितनी मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो माइनस कर लो। लेकिन इन केस ऑफ टी, कॉफी एंड रबर उन्होंने एक स्पेसिफिक लिमिट दे दी, और उस लिमिट को ध्यान रखिए कि भैया 60% एग्रीकल्चरल इनकम है, 40% नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। इट इज एज सिंपल एज दैट। जैसे आलू से चिप्स बनाए थे तो चिप्स एग्रीकल्चरल इनकम नहीं थी, लेकिन चिप्स बनाने के लिए जो आलू यूज करे गए वो तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी थी। वैसे ही जो टी, चाय पत्ती घर पर पहुंचती है वो प्रोसेस्ड होती है, तो सरकार ने कहा वो प्रोसेस्ड वाला हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में कंसिडर नहीं करते हैं, हम एक लिमिट तक एग्रीकल्चरल इनकम कंसिडर करेंगे। एंड इन दैट सिनेरियो सरकार ने फिक्स्ड बता दिया 60-40 इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, 65-35 इन केस ऑफ रबर, 60-40 इन केस ऑफ टी, एंड कॉफी जो क्योरिंग प्रोसेस तक का है, क्योरिंग, रोस्टिंग एंड ग्राउंडिंग प्रोसेस का है, और सिर्फ क्योरिंग प्रोसेस का है तो 75-25। ओके सर, कॉटन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है शीतल, इट डिपेंड्स कि कहां तक का प्रोसेस है। सरकार कहती है देखो सिंपल सी बात है, एज लॉन्ग जैसे ही उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया तो फिर वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में चली जाएगी। ऑलराइट गाइस, चलो भाई आज का सेशन यहीं तक। आज तो लॉटरी लग गई भैया आप लोगों की।